नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्रीय क्लासेज। तो कल से हमने अपने चैनल पर शुरू की है इंडिया के भूगोल की क्लासेज, जिसके अंदर पहले हमने थोड़ा सामान्य परिचय की बात की थी। तो कल थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं अपन कल ने क्या किया था। तो देखिए दोस्तों, कल अपन ने बात की थी, ये अपना पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, ये क्या है? ये एक देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और एक अपन ने बात की थी, कर्क रेखा कौन सी होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा होती है। और मकर रेखा कौन सी होती है? ये वाली 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, इसके बारे में बात की थी। तो दूसरी हमने बात की, इस विषुवत रेखा के आसपास से हम क्या छोड़ते हैं? मिसाइल छोड़ते हैं। तो इसका मिसाइल यहाँ से ही छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। इस कारण उनको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ने में आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, चाहे ये दक्षिणी ध्रुव ले लो चाहे उत्तरी ध्रुव ले लो। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी पृथ्वी की धुरी। तो वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों तरफ पृथ्वी गुणन करती है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की धुरी। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है या एकदम सीधी है? झुकी हुई है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे कहते हैं अक्षीय कोण। उसके बाद में अपन ने बात की थी पृथ्वी की कक्षा। पृथ्वी की कक्षा क्या होती है? पृथ्वी की कक्षा वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की कक्षा है, किस आकार की है? दीर्घवृत्ताकार। तो दीर्घवृत्ताकार होने के कारण कभी तो पृथ्वी सूर्य के पास होती है और कभी अधिक दूर हो जाती है। तो पास और दूर होने की स्थितियों को क्या कहते हैं? दो नाम लिखे थे हमने। एक कंडीशन को कहते हैं उपसौर और आपके एक कंडीशन को कहते हैं अपसौर। यही लिखा था अपन ने। तो ये उपसौर क्या है? उपसौर सूर्य और पृथ्वी जब सबसे पास में होते हैं ना, तो वो उस कंडीशन को कहते हैं उपसौर। ये कब बनती है? 3 जनवरी को। और अपसौर सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे अधिक दूरी जिस समय होती है उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। ये बनती है आपके 4 जुलाई को। इस स्थिति के अंदर सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी होती है? 14.5 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और इस समय दूर होगी तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो आप ये बताओ मेरे को कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी होती है? आपको लिखाई थी मैंने। ये तो जब पास में होती है ये सबसे दूर होती है, लेकिन औसत पूछे तो 150 मिलियन किलोमीटर कह दो चाहे 15 करोड़ किलोमीटर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इन दो कंडीशन के बारे में अपन ने बात की थी। और अपन ने बात की थी अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखा है तो आप समझ गए होंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा? ये तो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये 1 2 3 ऐसे करते करते 90 ऊपर है और 90 नीचे है। तो आपको पूछ ले मानक मानक अक्षांश रेखा कितनी है? 181। ठीक है, और वैसे 180। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखा कौन सी होती है? तो ठीक है, अक्षांश रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। और देशांतर रेखा कौन सी होती है? जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को
देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये देखो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, अक्षांश रेखाएं तो क्या बताती थी अपने को, दूरी बताती थी। ये क्या बताएगी, टाइम बताएगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, और ये विषुवत रेखा, ऐसे अक्षांश रेखा ये भी होगी ना बीच में, सारी तो अपन बना नहीं सकते, समझने के लिए थोड़ी बहुत बना लेते हैं। ठीक है, तो इधर भी अक्षांश होगी और इधर भी अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। तो ऐसे करके इन रेखाओं से, पृथ्वी का अक्षांश रेखाओं से अपन को पता चलता है दूरी का और देशांतर से टाइम का। ठीक है, अक्षांश रेखाएं तो संपूर्ण वृत्त बनाती थी, ये पीछे से जाकर और आएगी, लेकिन ये अर्धवृत्त बनाती है। ठीक है, और देशांतर रेखाओं, अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी क्या रहती थी, हमेशा समान रहती थी, लेकिन इनके बीच में, देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी समान नहीं रहेगी। विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर तो सबसे ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे ये देशांतर रेखा ध्रुव की तरफ आप देखो बढ़ रही है, तो इनके बीच में एक जगह पर आकर इकट्ठा हो रही है, तो धीरे धीरे इनके बीच में दूरी कम हो रही है। ठीक है, तो देशांतर रेखा आप समझ गए होंगे। अब अपन इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, तो आप लिख लीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती है, देशांतर। तो आपकी मानक देशांतर रेखा पूछ लिया आपको, कितनी है मानक देशांतर, तो ये तो है 361। और ऐसे सीधा पूछ ले देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कितनी है 360। ठीक है, तो 180 तो एकदम इस साइड हो जाएगी, और 180 इधर हो जाएगी, और एक वो बीच वाली हो जाएगी, वो 361 भी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। ये देखो, ये एक तो बीच से निकलेगी देशांतर रेखा, 180 इधर होगी, 180 उधर होगी, तो कितनी हो गई 360, और एक इस बीच वाले को भी गिनेंगे तो 361 हो जाएगी। तो मानक है 361, और देशांतर रेखा वैसे पूछ ले तो 360। तो आप लिखिए देशांतर रेखा से देशांतर रेखा से हमें समय ज्ञात होता है। दो देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतर रेखा अर्धवृत्त बनाती है। अर्धवृत्त बनाती है। ध्रुव की तरफ बढ़ने पर इनके मध्य दूरी कम होती है। ठीक है, तो देशांतर रेखा के बारे में आप देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा होती है। मानक देशांतर कितने हैं 361, वैसे पूछ ले 360। देशांतर रेखा से हमें क्या पता चलता है, समय का।
दो देशांतर के मध्य कितना टाइम का अंतर होता है, 4 मिनट का। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं, ध्रुव की तरफ बढ़ने पर इनके मध्य दूरी कम होती है। तो सबसे अधिक दूरी देशांतरों में कहाँ होगी, विषुवत रेखा के पास सबसे अधिक दूरी होगी। विषुवत रेखा क्षेत्र में दूरी सर्वाधिक। तो जब ये विषुवत रेखा के पास होती है, क्योंकि ये कैसे जाती है, ये ऐसे जाती है, ऐसे, तो इधर ऐसे सबसे चौड़ा यहाँ पे होगा, ऊपर जाते जाते ये पास पास होती रहती है, तो इनके बीच में जो दूरी है वो घटती जाती है सबसे ज्यादा बीच में। और बीच में कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटते, उत्तरी वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसे जाएगी, तो सबसे ज्यादा दूरी तो बीच में होगी। आप एक बॉल या फुटबॉल को लेकर आप देख लीजिए, बिल्कुल वही बात है। अगर वो समझ में आ गई तो ये चीज एकदम आसान है। तो ये हमें देशांतरों के बारे में ध्यान रखना था। देशांतर से मेन हमें टाइम का पता चलता है, ठीक है। तो हम टाइम का पता करते हैं ना भाई, अभी कितना टाइम हुआ, तो वो हम देशांतर से ही पता करते हैं। तो एक आप लिख लीजिए, एक सम्मेलन हुआ था 1884 में, अंतरराष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन हुआ, जिसमें यूके से रेखा को तो इसमें क्या है, 1884 के अंदर एक सम्मेलन किया गया था कि जिससे हमें पता चल जा सके कि विश्व में, अभी हम देखते हैं कोई कहता है ना अभी हमारे यहाँ पर रात है तो इंग्लैंड के अंदर सुबह होगी, तो सब देशों का अलग अलग टाइम पता करने के लिए ये सम्मेलन किया गया, जिसके अंदर हमें पता चल सके कि इस समय उस देश के अंदर क्या टाइम हो रखा है। तो सभी देशों का अगर हमें देशांतर पता होगा तो हमें उनका टाइम भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1884 में अंतरराष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन हुआ, जिसमें यूके से गुजरने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा को यूके से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा घोषित किया गया। यह ग्रीनविच नामक, ये ग्रीनविच कहाँ है, यूके के अंदर है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। यह ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह विश्व की मानक समय रेखा है। ये क्या है, विश्व की मानक समय रेखा है। ये कौन सी है, ये जो आपके ग्रीनविच से गुजरती इस प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस यूके से ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी है, ये तो 0 डिग्री विषुवत अक्षांश रेखा है, और ये 0 डिग्री गुजरने वाली देशांतर रेखा है। तो इसको है ना, ये यूके से गुजरती है, इसको ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इससे हमें ये विश्व का क्या है, मानक समय ज्ञात होता है यहाँ से। तो ग्लोब में इस साइड जो देश होंगे वो हमारे
वो क्या है, इस समय से आगे चलेंगे और इस साइड जो होंगे उनका टाइम पीछे होगा। लेकिन भारत कहाँ है, भारत ग्लोब के अंदर उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है ना, ये इसको भी 4 भाग में बांट देते हैं, तो भारत इस जगह है। तो भारत का समय क्या होगा, ये 0 है, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी 1 2 3। तो भारत से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय घोषित किया गया है। ठीक है, समझेंगे हम इसको, ये सब समझ में आएगा आपको। तो आपने ये लिख लिया। तो ग्रीनविच से गुजरने वाली उस रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। इस रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम आपको पता चल गया कौन सी है, ये वाली बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा। तो इधर भी चलती रहेगी ये देशांतर, 180 इधर है, 180 इस साइड है। तो देखो सारी तो ये बोर्ड पर आ नहीं सकती, लेकिन रेड कलर से आपको बता देते हैं। ये जो बीच वाली है ना, ये क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम कह दो, प्रधान मध्याह्न रेखा कह दो। ठीक है, तो इस, और ये अपन विषुवत रेखा भी अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस रेखा के, ग्रीनविच रेखा के आपके पूर्वी साइड जो भी देश है उनका समय इस रेखा से हमेशा ज्यादा होगा, और इस साइड जो देश होंगे उनका टाइम कम होगा। ठीक है, तो अपना भारत कहाँ पर है, भारत उत्तर पूर्वी यहाँ पे है, उत्तर पूर्वी, ये जो छोटा गोला है इस पर भारत की यहाँ पर स्थिति है। तो भारत का आप लिख लीजिए, भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या कर दिया है, प्रयागराज, जो प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये भारत की क्या है, मानक समय रेखा है। ठीक है, इससे हम भारत का समय पता करते हैं। मान लो ये देखो, मैंने आपको बताया था दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये तो 0 वाली है, और भारत ऐसे चलेंगे ना, इस साइड, भारत इस साइड है, तो 1 2 3 4 5 6 10 20 ऐसे चलते चलते जब 82.5 पूर्वी है, ये पश्चिमी हो जाएगी, इधर वाली रेखा पश्चिमी हो जाएगी, उधर वाली पूर्वी देशांतर हो जाएगी, और ये पश्चिमी देशांतर। तो भारत तो पूर्वी साइड में है, तो पूर्वी देशांतर रेखा आएगी भारत के अंदर। तो ये भारत के अंदर जब 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा आ जाएगी, उसको भारत का मानक समय का है। तो मान लो 82.5, इधर से 82.5 रेखा आएगी, तो 82.5 है ये 82.5। तो दो रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, तो आप इसको 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 330। तो कितने हो गए घंटे, मिनट है, ये किस में आए हैं, मिनट के अंदर। तो 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट भारत का समय इस प्रधान मध्याह्न रेखा से आगे है। तो आप ऐसे मान लो कि अगर इस यूके के अंदर 12 बजे हुए हैं, तो भारत के अंदर कितने बजे होंगे, 5:30। जैसे मान लो यूके के अंदर आपके 6 बजे हुए हैं, तो भारत के अंदर कितने बजे होंगे, 11:30, क्योंकि भारत
82 देशांतर आगे है और 1-2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। तो भारत इस प्रधान मध्याह्न रेखा से भारत की जो भारत वाली मानक रेखा है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो किसी भी देश का समय पता करना हो तो हमें क्या है कि उसका देशांतर पता होना चाहिए और इससे आप क्या इस प्रधान मध्याह्न रेखा से उसकी कितनी दूरी है वो पता कर लो और 4 से गुणा कर दो तो हमें पता चल जाएगा। इस साइड होंगे तो उनका टाइम इससे कम होगा और पूर्वी साइड होंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं और भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है जो प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। कौन सी है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। तो आप ये लिख लीजिए, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। वो आगे कैसे है वो आपको बता दिया, समझ गए होंगे आप। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखकर बताइए कि किस बात के अंदर आपको डाउट रह गया, तो अगली वीडियो के अंदर आपको ज़रूर वापस समझाया जाएगा। तो 5.5 घंटे भारत का टाइम इस मध्याह्न रेखा से क्या है? आगे है। तो भारत आपको पूछ ले भारत का टाइम किस रेखा से मापा जाता है या भारत का मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी ही क्यों है, पश्चिमी क्यों नहीं है? क्योंकि भारत इस विश्व का, ये जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। उसके बाद में इस उत्तरी गोलार्ध को भी 2 भागों के अंदर काटा जाए तो एक पश्चिमी हो जाता है, एक पूर्वी होता है। तो भारत पश्चिमी नहीं पूर्वी में है, तो इसीलिए भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, भारत में कौन सी है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये जो आपके प्रधान मध्याह्न रेखा है ये कौन कौन से देशों से गुजरती है उसका भी आप थोड़ा क्रम लिख लीजिए। प्रधान मध्याह्न रेखा का बता रहा हूँ, 82.5 अपने भारत वाली का नहीं है, ठीक है ना। इसका बता रहा हूँ GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ये कौन कौन से देशों से गुजरती है आप वो लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए ये यूके के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। तो सबसे पहले यूके के बाद में फ्रांस के बाद में आपके स्पेन के बाद में आप लिख लीजिए अल्जीरिया, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लीजिए अल्जीरिया। उसके बाद में आपके गुजरती है आपके माली से। ठीक है, ये तो यूरोप के अंदर है आपके, ठीक है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, महाद्वीप, ये तीनों देश उसके अंदर है। और यूरोप, आपने विश्व का नक्शा ढंग से आप पढ़ लो तो यूरोप के जस्ट नीचे अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। तो ये अल्जीरिया, माली और आपके गाना, टोगो, घाना, टोगो और अंटार्कटिका। ठीक है, यहां से गुजरती है। कौन सा? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, गाना, टोगो, अंटार्कटिका से ये गुजरती है आपके। ठीक है, तो इतनी सी बात अपने को अक्षांश और देशांतर के बारे में ध्यान रखनी थी। तो आपको एक बार वापस रिकॉल कर देते हैं आप अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश कौन सी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा। कितनी अक्षांश से दूरी ज्ञात होती है? मानक अक्षांश रेखा है 181, वैसे 180। अक्षांश रेखाओं से क्या पता चलता है हमें? दूरी। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये क्या करती है? संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। इतनी बातें अपने को अक्षांश रेखाओं के बारे में ध्यान रखनी थी। और देशांतर रेखा, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा से हमें समय का पता चलता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच में आपके 4 मिनट का अंतर होता है।
ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। विषुवत रेखा में इनकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है और ध्रुव की तरफ बढ़ते हुए इनके बीच की जो दूरी है वो घटती जाती है, ठीक है। लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त की तरफ बढ़ते हुए कभी नहीं घटती, ये इन दोनों के बीच में अंतर है। तो इस बात का आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूछ ले कि भाई किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा बनाई गई, तो 1884। ये एक क्वेश्चन अभी पिछले कुछ 6 महीने 7 महीने पहले ही कोई पेपर हुआ, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आगे अपन बात करते हैं पृथ्वी की गतियां, है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पृथ्वी की गतियों के अंदर पहली परिभ्रमण। परिभ्रमण, ठीक है। परिभ्रमण किसको कहते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है ना, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है ना। मतलब समझ में आ गया। पृथ्वी के बीच में ऐसे ये मान लो, पृथ्वी के बीच में अपन, मैंने आपको बताई थी धुरी क्या होती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी इसके पूरा चक्कर लगाकर वापस इस जगह आएगी ना, ऐसे घूमकर, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये चक्कर लगाकर वापस यहाँ पर आएगी ना, इस एक चक्कर में जितना समय लगा है वो पृथ्वी का परिभ्रमण है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। ये पृथ्वी की क्या है, धुरी है, इस जगह से स्टार्ट हुई है और पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी गति कहाँ करती है? पश्चिम से पूर्व, ना कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमकर वापस इस सेम जगह पर आ जाएगी, तो एक चक्कर पूरा होगा, ठीक है। तो इस एक चक्कर को पूरा होने में जो समय लगता है उसको पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। आपको पूछ ले परिभ्रमण क्या है, तो अपनी धुरी के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगने वाला समय पृथ्वी का परिभ्रमण है। तो आप लिख लीजिए। तो परिभ्रमण क्या है? पृथ्वी अपने धुरी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। तो आप लिखिए पृथ्वी पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। एक चक्कर, ये एक है, ठीक है ना। एक चक्कर में लगने वाले समय को पृथ्वी का परिभ्रमण काल कहते हैं। तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है भाई, बताओ। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है। परिभ्रमण काल, ये परिभ्रमण है, एक परिक्रमण और आएगा, इसलिए इस भ का ध्यान रखना। एक जगह तो भ है, भ मतलब अपनी धुरी के चारों तरफ, ठीक है। परिक्रमण के बारे में आगे बात करेंगे। परिभ्रमण काल कितना है? पृथ्वी का परिभ्रमण काल है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो अपनी धुरी के अपन देखो लगभग दिन भी कितना है, 24 घंटे का होता है ना, ये लगभग 24 घंटा हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े जो 4 मिनट बचे हुए हैं, तो इन्हीं से ही क्या है,
4 सालों के अंदर एक दिन बड़ा हो जाएगा, इसलिए 4 सालों के अंदर फरवरी के अंदर 29 फरवरी एक ज़्यादा होती है। तो ये जो समय बाकी रहा है ना, ये 4 सालों के अंदर लगभग 24 घंटे के आसपास पहुंच जाता है, इसलिए 4 सालों में फरवरी के अंदर एक दिन बढ़ जाता है, बाकी 3 साल यही रहता है। वो इस 24 घंटे के अंदर ये जितना समय घट रहा है ना, वो ही कारण है इसका, ठीक है। तो आप इतनी सी बात ध्यान रखो, परिभ्रमण किसको कहते हैं? अपनी धुरी के चारों तरफ चक्कर लगाने को पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। आपको परिभ्रमण काल पूछ ले तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। इस पृथ्वी के परिभ्रमण से क्या क्या फर्क पड़ता है बताओ? तो एक आप इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो देखो, ये तो है आपका सूरज, ठीक है, और ये पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, और यहां पर हो गई आपकी पृथ्वी, और ये उसकी दूरी 23.5 डिग्री झुकी हुई। तो जब ये अपनी ऐसे गोल गोल घूमेगी ना, ऐसे 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 करते हुए ऐसे घूमेगी, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर घूम जाएगी। तो पृथ्वी का क्या है, इसके कारण जो भाग आपके सूरज की तरफ होगा उस जगह तो क्या होगा, दिन होगा, और जो सूरज के ये भाग है ना, ये यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, दिन, और ये जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर रात होगा, रात होगी, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, इस साइड जो होगा घूमते हुए पृथ्वी घूमेगी पूरी, एक चक्कर लगाएगी तो सारे पृथ्वी के जो सारे साइड है वो क्या हो जाएंगे, सूरज के सामने आएंगे, और जो साइड सूरज के सामने से वापस पीछे चला जाएगा तो वहाँ रात हो जाएगी, और जो आगे आएगा वहाँ पर सूरज की लाइट पड़ेगी ना सीधी, ये देखो सीधी लाइट पड़ेगी, तो जो भाग सामने होगा वहाँ पर दिन हो जाएगा, और जो सामने से आकर वापस पीछे चला जाएगा वहाँ रात हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण क्या होता है, दिन और रात का निर्माण होता है। इतना सब समझाने के पीछे यही कारण था। वैसे तो सीधा लिखा सकते थे अपन के पृथ्वी के परिभ्रमण काल से दिन व रात का निर्माण होता है, लेकिन वो रटने वाली बात हो जाती। अभी आपसे कोई पूछे तो आप समझा सकते हो कि दिन और रात का निर्माण ही क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूमती है ना, अपने अक्ष के चारों तरफ ऐसे घूमेगी, तो जो भाग सामने आएगा उधर दिन हो जाएगा, और जो भाग पीछे रह जाएगा, तो मान लो अपने भी लाइट के सामने अगर मुंह कर रखा है तो मुंह पर लाइट पड़ेगी, वहां पर दिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पीछे क्या है, यहाँ पर तो अंधेरा रहेगा, तो वहां पे रात होगी। तो आप लिखिए, चलो ऐसे इसको रहने दो। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण निर्मित स्थितियां, ठीक है। तो आप पहली लगाई, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण कौन कौन सी स्थितियां बनती है? पहली तो दिन व रात का निर्माण, दूसरी क्या होती है, सूर्य आपके पूर्व से उदय व पश्चिम से अस्त होता प्रतीत, सूर्य पूर्व से उदय व पश्चिम से अस्त प्रतीत होता है। तो अपन छोटे होते हैं तब अपन सोचते हैं ना भाई, सूरज यहाँ से उगा है, अभी चलते 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 इधर आ गया, तो सूरज तो अपनी जगह, सूरज कोई घूमता थोड़ी ना। अब अपन ने बात की थी कि सूरज तो आपके ये रहा, ठीक है, और ये पृथ्वी की कक्षा है दीर्घवृत्ताकार, तो ठीक है, ये पृथ्वी घूम रही है, तो अपने को लगता है कि सूरज भाई आपके पूर्व से उदय हो रहा है और पश्चिम से ढल रहा है, लेकिन सूरज को इधर उधर घूम थोड़ी ना रहा है, अपनी पृथ्वी अपने क्या है, दूरी पर परिभ्रमण कर रही है। इस कारण क्या है, दिन और रात का निर्माण होता है, और सूर्य पूर्व से उदय व पश्चिम से अस्त होता प्रतीत होता है। तो ये आप परिभ्रमण समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज इसको थोड़ा ढंग से याद कर लेना आप, ताकि आगे जो परिक्रमण बताएंगे ना वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो आज तो अपन इतनी बात करते हैं, कल अपन हेडिंग डाल लीजिए, कल अपन क्या बात करेंगे, परिक्रमण, परिक्रमण पर अपन कल बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में ढंग से समझ में आ रहा है तो हमारे इस प्रयास को आप आगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम आपका है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इस चैनल पर आपको कंप्लीट इंडिया जीके और कंप्लीट राजस्थान जीके करवाया जाएगा, हर एक टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसके बाद में जैसे ही उनका यूट्यूब चैनल चलने लग जाता है तो वो अपना ऐप बनाकर सेलिंग कर लेते हैं। अपन ऐसा नहीं करेंगे। पूरा कोर्स अगर आपने शुरू किया है तो पूरे विश्वास के साथ आपको पूरा कंप्लीट कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जब तक संभव है हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।